hello students, how are you all? Loud. Okay, so we are going to start our biology chapter, which is the fundamental unit of life. This is of class 9th biology का first chapter. So the fundamental of unit of life, इसमें हम पहले पढ़ेंगे कि fundamental unit of life ये word क्या suggest करते हैं, क्या आपको show करते हैं. Fundamental word fundamental का मतलब क्या है? Base. Base मतलब आप किस बेसिस पे एक लाइफ बनती है, ऑर्गेनिज्म बन जाता है, क्या है उसका बेस, क्या है उसका आधार, उसको बोलते हैं फंडामेंटल. और यूनिट का मतलब होता है एक सिंगल पीस को यूनिट बोला जाता है. जैसे आप अगर मोतियों की माला है तो उसमें बहुत सारे मोती को पिरोकर आप एक माला तैयार करते हो, तो उसमें जो एक सिंगल पर्ल है वो एक यूनिट है. वो पर्ल अपने आप में एक मोती कंप्लीट है. अगर उसको अलग भी कर दिया जाए तो वो मोती कहलाएगा, वो अपने आप में कंप्लीट है. तो यूनिट होता है एक बड़ी चीज का एक छोटा पार्ट, सिंगल पार्ट जो अपने आप में कंप्लीट होता है. जैसे कि पूरी लाइफ या पूरे ऑर्गेनिज्म का छोटा सबसे बेसिक पार्ट, सबसे छोटा पार्ट क्या है? सेल. ये छोटा पार्ट इस चैप्टर में क्या है? सेल. हम किस छोटे पार्ट की बात कर रहे हैं? सेल की. तो पूरी लाइफ का या पूरे ऑर्गेनिज्म का सबसे छोटा और बेसिक पार्ट है सेल. तो हम सेल के बारे में पढ़ेंगे. द सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. जीवन का सबसे छोटा आधार जो अपने आप में कंप्लीट है वो है सेल. सबसे पहले डेफिनेशन सेल का बेसिक डेफिनेशन है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. अब स्ट्रक्चरल क्यों बोला है? जैसे कि एक बिल्डिंग बनाने के लिए ब्रिक को जोड़ जोड़ के हम पूरी बिल्डिंग तैयार कर देते हैं, वॉल तैयार कर देते हैं. उसमें सबसे सिंगल पीस लगता है ब्रिक का. अगर ब्रिक ना हो तो हम बिल्डिंग स्टार्ट भी नहीं कर सकते बनाना. तो एक बॉडी या ऑर्गेनिज्म की एक बॉडी किस तरह तैयार होती है? सेल से. सेल इकट्ठे होकर बहुत सारे सेल्स मिलकर एक पूरी ऑर्गेनिज्म तैयार कर देते हैं, मल्टी सेलुलर. वैसे सिंगल सेल भी होता है. सिंगल सेल भी एक ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट करता है. बहुत से ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल भी होते हैं क्योंकि वो अपने आप में सेल एक कंप्लीट चीज है. तो एक सिंगल सेल भी एक ऑर्गेनिज्म होता है. और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बहुत सारे सेल मिलकर एक ऑर्गेनिज्म तैयार करते हैं. तो सेल है स्ट्रक्चर, क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर तैयार होता है सेल को जोड़ जोड़ के. बहुत सारे सेल मिलकर टिश्यू बनाएंगे, बहुत सारे टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाएंगे, ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक पूरी कंप्लीट एनिमल या बॉडी तैयार कर लेंगे. तो बेसिक है इसको सबसे पहला पॉइंट दिया गया है स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ. तो सेल स्ट्रक्चरल यूनिट है क्योंकि स्ट्रक्चर बनता है ऑर्गेनिज्म का. फिर हम कहेंगे व्हाई इट इज कॉल्ड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि ऑर्गेनिज्म जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म करता है, जैसे कि हर कोई भी लिविंग चीज होगी उसके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चलती रहेंगी, न्यूट्रिशन होगा, एक्सक्रीशन होगा, डाइजेशन होगा, ये सब चीजें होती हैं. वो सारे फंक्शन जो होते हैं लाइफ के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो सारे सिंगल सेल भी परफॉर्म करता है. एक सिंगल सेल जो है, क्योंकि कहा गया है सिंगल सेल अपने आप में कंप्लीट है, सब फंक्शंस होते हैं सारे, तो वो चीज एक सिंगल सेल में भी होगी. न्यूट्रिशन भी होगा, रेस्पिरेशन भी होगा एक सिंगल सेल में, एनर्जी प्रोड्यूस भी होगी, प्रोटीन भी बनेंगे, सब चीजें होगी. तो इसलिए हमने सेल को बोला है फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. तो बेसिक डेफिनेशन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ परफॉर्म सर्टेन बेसिक फंक्शंस. सारे सेल भले ही वो अलग अलग शेप के हों, साइज के हों, पर उनमें कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो सभी सेल परफॉर्म करता है. सारे कुछ बेसिक फंक्शंस जैसे एनर्जी, प्रोटीन का बनना, ये सब चीज, न्यूट्रिशन, डाइजेशन, ये सारे सेल में होता है. भले सेल अलग अलग शेप के हों या साइज के हों या अलग अलग ऑर्गेनिज्म के सेल हों. उसके बाद सेकेंड टॉपिक है कि सेल कहाँ से आया, किसने पता करा सेल होता है, बेसिक यूनिट सेल है, ये कैसे पता चला. तो डिस्कवरी ऑफ सेल, रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट ने 1665 में सडनली कहें तो एक कॉर्क स्लाइस, जो ट्री होता है, बार्क होता है, ट्री की सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, छाल जिसको बोलते हैं, उसमें से निकलता है कॉर्क की पतली सी स्लाइस को उनके ही द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप के अंदर देखा. एक एडवांस माइक्रोस्कोप नहीं था, वो बहुत सिंपल सा माइक्रोस्कोप था. उसमें जब उन्होंने उस स्लाइस को देखा तो उन्हें इस तरह का कोई स्ट्रक्चर नजर आया. अंदर हेक्सागन टाइप की कुछ रूम जैसे स्ट्रक्चर नजर आए. तो उन्होंने इसको, क्योंकि रूम्स को लैटिन वर्ड में सेलुलर बोलते हैं, तो उन्होंने इन स्ट्रक्चर्स का नाम दे दिया सेल. ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर जो है हनीकॉम्ब जैसे
मधुमक्खी का छत्ता जो होता है, हनीकॉम्ब, उस तरह के कुछ स्ट्रक्चर्स दिखे उन्हें कॉर्क के अंदर, कॉर्क की स्लाइस के अंदर, तो उन्होंने इसको नाम दिया सेल। उन्होंने अपनी जो भी स्टडी करी वो सब उन्होंने अपनी एक बुक में लिखा, उस बुक का नाम है माइक्रोग्राफिया। इस बुक में से उन्होंने सारा पब्लिश करा। फिर उसके बाद सिर्फ 10 साल 9 साल के फर्क उसके बाद एक दूसरे साइंटिस्ट आए, ए वैन लीeuwenhoek। इन्होंने जो रॉबर्ट हुक ने जो सेल देखा था वो एक्चुअली में डेड था। बार्क जो होती है ट्री की वो डेड सेल होती है, तो वो उन्होंने डेड सेल देखे थे। ए वैन लीeuwenhoek ने जो सेल देखे वो पॉन्ड वाटर में से, पॉन्ड वाटर में उन्होंने एग्जामिन करा तो उन्होंने लिविंग सेल्स देखे। उन्होंने भी अपने ही बनाए गए माइक्रोस्कोप में लिविंग सेल्स देखे। इन्होंने डेड सेल देखे थे, इन्होंने लिविंग सेल्स देखे। फिर इसके बाद देखिए कितना गैप है ईयर में, यहाँ पर 16 चल रहा है, यहाँ पर 18। तो इतने सालों के गैप के बाद क्या हुआ, जब धीरे धीरे सारे साइंटिस्ट माइक्रोस्कोप का और एडवांस माइक्रोस्कोप बनते गए और अच्छे माइक्रोस्कोप बनते गए और साइंटिस्ट अपनी स्टडी करते गए, तो जब इस टाइम पे एक अच्छा माइक्रोस्कोप आया तो रॉबर्ट ब्राउन ने देखा हमेशा कि उन्होंने बहुत सारे ऑब्जर्व करे, एक्सपेरिमेंट करे माइक्रोस्कोप के अंदर। उन्होंने हर बार एक चीज नोटिस करी कि हर उसमें कोई ना कोई स्पॉट नजर आता है। पहले जो साइंटिस्ट इस बीच में आए उन्होंने इस स्पॉट पे ध्यान नहीं दिया, इग्नोर करा, पर इन्होंने देखा कि हर सेल के अंदर एक स्पॉट बीच में नजर आता है, इसका मतलब वो कोई इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल का। तो उन्होंने इस स्पॉट को सेल में जो नजर आ रहा है उसको नाम दिया न्यूक्लियस। तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में जब माइक्रोस्कोप अच्छे एडवांस माइक्रोस्कोप बने, उन्होंने उसका न्यूक्लियस डिस्कवर करा। इसी तरह जे पर्किंजे ने 1839 में सेल के अंदर जो भी मटेरियल है उसको एक नाम दे दिया प्रोटोप्लाज्म। सेल में जो भी लिविंग मटेरियल है उसको नाम दे दिया प्रोटोप्लाज्म। फिर 2 जर्मन बायोलॉजिस्ट श्रीडन एंड श्वेन, ये थे बॉटनिस्ट। श्रीडन थे बॉटनिस्ट जो प्लांट की स्टडी करी, इन्होंने प्लांट सेल की स्टडी करी, इसलिए इनको बॉटनिस्ट, ये बॉटनिस्ट हैं क्योंकि ये जूलॉजिस्ट है, इन्होंने एनिमल सेल देखा, एनिमल्स की स्टडी करी। श्वेन ने, इन्होंने अपनी अपनी स्टडी में पता लगाया कि हर प्लांट सेल से बना हुआ है, हर एनिमल भी सेल से मिलकर बना हुआ है। दोनों ने मिलकर अपनी एक थियोरी दी जिसको बोलते हैं सेल थियोरी। इन्होंने 2 पॉइंट दिए सेल थियोरी के सारे एनिमल्स और प्लांट्स जो बने होते हैं वो सेल से बने होते हैं। पहला पॉइंट कि ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल। सेकेंड पॉइंट इन्होंने दिया कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ लाइफ। तो ये 2 पॉइंट्स इन्होंने दिए, पर ये वाली चीज नहीं पता कर पाए कि सेल जो है वो नए सेल आते कहाँ से या वो किस तरह से सेल मिलकर बना लेते हैं ऑर्गेनिज्म, सेल आते कहाँ से नए सेल, ये इनको नहीं समझ पाए। इसके लिए एक दूसरे साइंटिस्ट आए, एक वर्च्यू नाम से, रुडोल्फ वर्च्यू नाम से एक साइंटिस्ट है, रुडोल्फ वर्च्यू। उन्होंने देखा, उन्होंने अपना एक पॉइंट और ऐड करा सेल थियोरी में जो बताता है कि नए सेल कैसे आते हैं। उन्होंने स्टडी करी कि हर सेल एक प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनता है। एक सेल है वो डिवाइड होगा, 2 सेल बनेंगे, फिर सेल डिवाइड होंगे, इस तरह से 4 सेल बनेंगे। इस तरह से इन्होंने बताया कि हर सेल एक प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलकर बनता है। तो अब सेल थियोरी के कितने पॉइंट्स हो गए? 3 पॉइंट्स कि cell is all plants and animals are made up of cell. Cell is the basic and structural function of life, and all cells exist are made up from the pre-existing cell. या all cells come from the pre-existing cells. तो यहाँ पर ये डिस्कवरी खत्म होती है। ये 2 पॉइंट्स अब आगे हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। ओके, सेल थियरी मैंने यहाँ लिखा है सेल थियरी कि all living beings, plant और animals are made up of cell. सेल्स आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। पूरी एक्टिविटी जो ऑर्गेनिज्म की है वो किस पर डिपेंड करती है? सेल की एक्टिविटी पे। और सारे सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलकर प्री एग्जिस्टिंग सेल से आते हैं, डिवाइड होकर आते हैं। ये तीन जो स्टेटमेंट हैं वो वर्च्यू ने दिए हैं। उसके बाद एक पॉइंट है वायरसेस आर एक्सेप्शन टू सेल थियरी। वायरसेस
जो है वो सेल थ्योरी से अलग है। क्यों? वायरसेस एक्चुअली में सेल नहीं कहा जा सकता है इनको, वायरसेस को, क्योंकि ये जब तक बाहर हैं, किसी बाहर है तो वो एक डेड ऑर्गेनिज्म की तरह है, डेड एनिमल की तरह है। पर जैसे ही ये किसी होस्ट की बॉडी में जाते हैं, ये रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं, मल्टीप्लाई होना चालू कर देते हैं। तो इनकी कुछ चीजें ऐसी हैं जो सेल मैच नहीं करती, तो इनको एक्सेप्शन कहा गया है। जेनेटिक मटीरियल है पर न्यूक्लियस नहीं है, इस तरह से कुछ चीजें ऐसी हैं। तो वायरसेस आर नॉट फॉलोइंग द सेल थ्योरी, वायरसेस आर एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी। ये बाहर डेड हैं और बॉडी में जाकर ही लिविंग होते हैं, जबकि एक सेल की तरह इन्हें बाहर भी लिविंग रहना चाहिए। फिर हमने देखा कि अलग अलग माइक्रोस्कोप बने। तो व्हाट आर माइक्रोस्कोप? दे आर हाई रेजोल्यूशन इंस्ट्रूमेंट विच आर यूज्ड टू सी द फाइन डिटेल्स स्टडी करने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उनको बोलते हैं माइक्रोस्कोप। रेजोल्यूशन मतलब कि किसी भी चीज को 10 टाइम्स या 100 टाइम्स, जितने भी टाइम्स बड़ा करके दिखाना, उसको बोलते हैं रेजोल्यूशन। उसका रेजोल्यूशन हाई है या कम है ये पता चलता है। तो इस तरह से कंपाउंड सिंपल माइक्रोस्कोप तो वही थे जो पहले रॉबर्ट हुक वगैरह यूज करे, जिनका रेजोल्यूशन ज्यादा नहीं था, एक सिंपल लेंस की तरह थे जो कुछ ही मैग्नीफाई कर सकते थे, कुछ लेवल तक ही मैग्नीफाई कर सकते थे। उसके बाद आए कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का रेजोल्यूशन है 100 to 1500 टाइम्स, मतलब किसी भी चीज को 100 टाइम्स से लेकर 1500 टाइम्स तक के बड़ा करके दिखाना। इसमें लेंस का यूज करा गया और विजिबल लाइट जब उस पर पड़ती थी किसी ऑब्जेक्ट पे, तब वो उसका इमेज नजर आती थी लेंस के अंदर से, उसको देखा जाता था मैग्नीफाई करके। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करा और इलेक्ट्रॉन बीम से इसमें इमेज देखी जाती है। इसका जो रेजोल्यूशन है वो है 1 लाख to 5 लाख, मतलब किसी भी चीज को 1 लाख से लेकर 5 लाख टाइम्स तक के बड़ा करके देखना। तो सारी जो डिटेलिंग्स अब पढ़ी जाती है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से की हेल्प से पढ़ी जाती है। फिर सेल अलग अलग शेप के हो सकते हैं, अलग अलग साइज के हो सकते हैं। जैसे शेप, स्पिंडल शेप, एक बेसिक हम जब बताते हैं किसी भी सेल को तो राउंड बताते हैं, पर शेप अलग अलग हो सकते हैं। अलग अलग क्यों होते हैं कि उन्हें किस तरह का फंक्शन करना है। अगर मसल के सेल है तो वो इस शेप के होंगे। इस तरह के सारे शेप वाले सेल्स जो मिलकर जो एक ही तरह का फंक्शन कर रहे हैं वो मिलकर एक टिश्यू बना देंगे, मसल्स बना देंगे। ठीक है, तो शेप क्या, उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग उनके शेप है। मसल सेल स्पिंडल शेप होते हैं, ओवम सर्कुलर होते हैं, ये नर्व सेल है, इनका शेप बिल्कुल अलग है, ये स्पर्म है। तो इस तरह से शेप अलग अलग होता है, पर भले ही बेसिक उसका फंक्शन, कुछ बेसिक फंक्शन है वो सब सेल में एक जैसे होते हैं। साइज भी अलग अलग हो सकता है, ऐसा नहीं है कि बड़ा एनिमल है तो उनके सेल बड़े होंगे। बड़ा एनिमल है जैसे एलिफेंट है तो उसमें ज्यादा सेल होंगे, छोटा एनिमल है तो कम सेल होंगे। जैसे ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल, मिलियन, बिलियन एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल से बनती है। अब स्मॉलेस्ट सेल साइज के अकॉर्डिंग, स्मॉलेस्ट सेल सबसे छोटा पीपीएलओ जो एक प्रोकैरियोट है, माइकोप्लाज्मा, उसका साइज है 0.1 to 0.5 माइक्रोन्स। मिलीमीटर को भी 1000 पार्ट में डिवाइड कर दो तब माइक्रोन बनता है। इसलिए इसी तरह सबसे बड़ा सेल ऑस्ट्रिच एग, ऑस्ट्रिच का एग जो 18 सेंटीमीटर। इस तरह से साइज शेप डिफरेंट हो सकते हैं। नंबर के अकॉर्डिंग कितने सेल्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ सिंगल सेल से बनते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, ये सब सिंगल सेल है, बस एक ही सेल। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब बहुत सारे सेल से मिलकर जो बनते हैं ऑर्गेनिज्म, उनको बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल में सारी एक्टिविटीज एक ही सेल परफॉर्म करता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हर फंक्शन के लिए अलग अलग ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, इनमें डिवीजन ऑफ लेबर देखते हैं। ओके।